अजीज़ साथियों, दुनिया की नज़र ईरान पर है, लेकिन गाज़ा में क्या बदल रहा है? क्या आपने गौर किया है कि कुछ समय पहले तक गाज़ा दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी। सड़क पर प्रदर्शन थे, यूनाइटेड नेशंस में बहस थी, मुस्लिम नेताओं के बयान थे। लेकिन आज दुनिया की नज़र ईरान और अमेरिका संघर्ष पर है। सवाल है, ईरान में आगे क्या होगा? हर तरफ चर्चा है, अमेरिका क्या करेगा? हर कोई सोच रहा है इज़राइल की अगली रणनीति क्या होगी और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इसी बीच एक जगह और एक सबसे अहम जगह हमारी चर्चाओं से पीछे छूटती जा रही है, वह है गाज़ा। और आज का सवाल यही है कि आखिर गाज़ा में क्या हो रहा है? क्या वहाँ सचमुच अमन आ गया है या सिर्फ हेडलाइंस बदल गई हैं? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, सीज़ फायर का मतलब यह नहीं है कि गाज़ा में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सामान्य हो चुका है। हाल की रिपोर्टों पर अगर गौर करें तो सीज़ फायर फ्रेमवर्क के बावजूद गाज़ा में लगातार बमबारी हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, लेकिन हो रही है। हर दिन इज़राइल की स्ट्राइक की खबरें आती हैं, पैलेस्टीनियंस की मौतें भी होती हैं। यानी गाज़ा इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहाँ ना पूरी तरह युद्ध ख़त्म हुआ है, ना हकीकत में शांति आई है। एक तरफ नेगोशिएशंस की बात हो रही है, दूसरी तरफ इजरायली मिलिट्री एक्शन की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक तरफ गाज़ा के रिकंस्ट्रक्शन दोबारा निर्माण की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हर दिन इजरायली हमलों में गाज़ा की इमारतें तबाह हो रही हैं, नई नई इमारतें तबाह हो रही हैं। यही शायद इस पूरे संकट का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसी शांति है। अब अगर बात करें इज़राइल की स्थिति की, तो इज़राइल चाहता है कि पहले हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी ख़त्म हो। वहीं अगर हमास की बात करें तो हमास के सामने सवाल है कि अगर हथियार छोड़ दिए जाएं तो उसके बाद क्या होगा? क्या इज़राइल गाज़ा से पूरी तरह पीछे हटेगा? क्या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सत्ता मिलेगी? क्या इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा? या गाज़ा की व्यवस्था किसी बाहरी ताकत के नियंत्रण में चली जाएगी? यानी दोनों पक्षों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इज़राइल चाहता है कि पहले हमास का डिसआर्ममेंट हो, मतलब हमास हथियार पूरी तरह रखे। वहीं हमास चाहता है कि पहले इज़राइल बाहर जाए, फ़लस्तीन का पॉलिटिकल फ्यूचर की गारंटी दी जाए। और यही डेडलॉक गाज़ा के भविष्य को रोक रहा है कि पहले हमास हथियार छोड़ेगा कि पहले गाज़ा से इज़राइल पूरी तरह बाहर जाएगा। लेकिन गाज़ा की कहानी सिर्फ इज़राइल और हमास की नेगोशिएशंस की नहीं है। एक और चीज़ है जो तेज़ी से अहम होती जा रही है, अब वो है गाज़ा की ज़मीन पर कंट्रोल। कौन से इलाके इज़राइल के मिलिट्री जोन बनेंगे, कहाँ इज़राइल की सिक्योरिटी फोर्स रहेगी, कहाँ सिविलियंस जा सकते हैं, कहाँ दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगा, और गाज़ा की बॉर्डर्स और उस बॉर्डर में गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियंस की मूवमेंट की आज़ादी कितनी होगी। यह सवाल सिर्फ मिलिट्री नहीं है, यही आने वाले समय में गाज़ा का पॉलिटिकल मैप तय कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध के बाद ज़मीन पर बनाई गई नई रियलिटी बाद में पॉलिटिकल नेगोशिएशन की रियलिटी बन सकती है। इसलिए गाज़ा को समझने के लिए सिर्फ कितने लोग मरे उसकी संख्या देखना नहीं होगा, यह भी देखना होगा कि ज़मीन पर कंट्रोल की तस्वीर कैसी बन रही है। अब अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका गाज़ा के लिए एक ब्रॉडर पीस वर्क लेकर आगे बढ़ रहा है और इसी फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की योजना भी शामिल है। यानी कई देशों की मिला के एक फ़ोर्स बनाई जाएगी जो गाज़ा में सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेगी। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने उस फोर्स के लिए 206 मिलियन डॉलर की फंडिंग भी अलॉट कर दी है। इजिप्ट और जॉर्डन को पैलेस्टीनियन पुलिस ट्रेनिंग जैसी भूमिकाओं से जोड़ने की बात भी सामने आई है। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा है कि यह फोर्स गाज़ा में करेगी क्या? क्या ये इज़राइल की जगह लेगी? क्या पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करेगी? क्या हमास इसे स्वीकार करेगा? और सबसे अहम बात, क्या गाज़ा के लोग इसे अपनी नई सिक्योरिटी व्यवस्था मानेंगे? क्योंकि गाज़ा का सवाल सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, यह सॉवरेनिटी का सवाल है, मतलब आज़ादी का सवाल है, हुर्रियत का सवाल है। यानी गाज़ा की सरकार किसकी होगी, वह कैसे बनेगी, और सबसे अहम, वह कैसे चलेगी। जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट स्थायी परमानेंट नहीं माना जा सकता।
और इस कहानी में सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं? वह हैं गाज़ा के आम लोग, वह परिवार जिनके घर तबाह हो गए, वह बच्चे जिन्होंने सामान्य ज़िंदगी देखी ही नहीं, वह लोग जिनके पास रोज़गार नहीं है, वह लोग जिन्हें आज भी यह पता नहीं कि उनका अगला घर कहाँ होगा। गाज़ा का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट, सिर्फ फूड और मेडिसिन का संकट नहीं है, यह पूरी एक सोसाइटी के, एक पूरे एक समाज के टूट जाने का संकट है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, लेकिन उससे भी मुश्किल होगा लोगों की ज़िंदगी को दोबारा सामान्य बनाना। अब आते हैं मुस्लिम दुनिया पर। मुस्लिम वर्ल्ड की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात करते हैं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच नए डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। 7 अगस्त 2006 को मक्का में तीनों देशों ने जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट का मकसद कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत बनाना बताया गया है। इसी वजह से कई लोग इसे इस्लामिक नेटो जैसे शब्दों के साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है। ऑफिशियली इसका नाम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है और इसे सीधे नेटो का मुस्लिम वर्जन कहना अभी सिर्फ एक कयास है, जल्दबाजी है। असल सवाल कुछ और है, इस नए कोऑपरेशन की प्रैक्टिकल ताकत कितनी होगी और पैलेस्टीनियंस के मामले में इसकी भूमिका क्या होगी, क्योंकि गाज़ा का कोई फ्यूचर क्राइसिस नहीं है। कि जो आने वाले कल का कोई मसला है। गाज़ा आज की क्राइसिस है और आज की मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान एक मजबूत स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विकसित कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पैलेस्टीनियंस के लिए उनकी क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा? क्या वे डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाएंगे? क्या रिकंस्ट्रक्शन में भूमिका निभाएंगे? क्या पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, मतलब एक आज़ाद पैलेस्टीनियन देश बनाना, क्या वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए संयुक्त रणनीति पर काम करेंगे? क्या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसको गाज़ा में डिप्लॉय करने की बात हो रही है, उसमें हिस्सा लेंगे? या फिर ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब की ये जो अलायंस है वो सिर्फ अपने निजी मुफाद, अपनी निजी सिक्योरिटी और अपने निजी नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट पर फोकस्ड रहेगी? अभी इसका साफ जवाब नहीं है और यही सवाल आने वाले समय में इस अलायंस की डायरेक्शन बताएगा। अजीज साथियों, यहाँ मुस्लिम वर्ल्ड की एक बड़ी रियलिटी भी हमें समझनी होगी। मुस्लिम कंट्रीज़ पैलेस्टाइन के मुद्दे पर सिंपैथी तो ज़रूर रखते हैं, जज्बात और हमदर्दी तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी एक जैसी नहीं है। सऊदी अरब की अपनी सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, तुर्की अपनी फॉरेन पॉलिसी पर काम करता है, पाकिस्तान को अपनी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन देखनी है, इजिप्ट के अपनी सिक्योरिटी फ़िक्र हैं, कतर मीडिएशन में अपनी भूमिका निभाता है, ईरान की अपनी रीजनल स्ट्रेटजी है, यूएई के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। यानी मुस्लिम वर्ल्ड एक सिंगल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इसलिए फ़लस्तीन पर मुस्लिम दुनिया की या मुस्लिम देशों की फ़िक्र कॉमन हो सकती है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। और गाज़ा की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसके समर्थन में आवाज़ें बहुत हैं, लेकिन कोई यूनिफाइड, एकजुट स्ट्रेटजी दिखाई नहीं देती। अब सवाल है, आगे गाज़ा का फ्यूचर क्या हो सकता है? अजीज़ साथियों, आज खड़े होकर अगर देखा जाए तो आने वाले कल में या नियर फ्यूचर में 3 पॉसिबिलिटीज़, 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली जो संभावना है कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो, हमास स्टेप बाय स्टेप हथियार छोड़ने पर तैयार हो जाए और इज़राइल गाज़ा से बाहर जाने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। एक पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन बने, अंतर्राष्ट्रीय फोर्स जिसमें अलग अलग देशों की सैनिक होंगे, वो सिक्योरिटी दे और गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन, यानी गाज़ा में जो तबाही हुई है उसको दोबारा तामीर करने का काम शुरू हो। यह सबसे पॉजिटिव रास्ता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को, इज़राइल और हमास, कंप्रोमाइज़ करने होंगे, जिसकी फ़िलहाल संभावना नहीं दिखती। दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो गाज़ा एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाए, मतलब जहाँ है वहाँ स्थिर हो जाए, सीज़फायर बना रहे, लेकिन बीच बीच में कत्लेआम भी होता रहे, कुछ इलाकों में इज़राइल की मिलिट्री बनी रहे और हमास भी पूरी तरह हथियार ना छोड़े, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो लेकिन बीच में छूट जाए या
अधूरा रहे या बहुत धीमी गति से आगे बढ़े और गाज़ा सालों साल तक एक टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था में फंसा रहे। और तीसरी और सबसे ख़तरनाक पॉसिबिलिटी है सीज़फायर पूरी तरह टूट जाए और गाज़ा फिर से बड़े कत्लेआम की तरफ चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी कीमत गाज़ा के आम लोगों को चुकानी होगी, जिन्होंने पिछले 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा जानें दी हैं और उनके 70% जो शहर है वो तबाह हो चुका है। अब अगर इसके बाद उनके ऊपर और तबाही ला दी जाती है तो उनके लिए ये किसी अज़ाब से कम नहीं होगा या सबसे बड़े अज़ाब से कम नहीं होगा। अज़ीज़ साथियों, अब वापस आते हैं आज के सवाल पर कि आज क्या। इस वक्त पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका की तरफ देख रही है और इसकी अपनी वजह है और वो जायज़ वजह भी है। मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन किसी एक कॉन्फ्लिक्ट की हेडलाइन बनने का यह मतलब नहीं है कि दूसरा क्राइसिस ख़त्म हो चुका है। अगर पूरी दुनिया में, पूरे मीडिया में सिर्फ ईरान की चर्चा हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाज़ा का क्राइसिस, गाज़ा का संकट ख़त्म हो चुका है। गाज़ा का संकट अभी भी है और पहले से और ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में है। सीज़फायर कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। रिकन्स्ट्रक्शन कब शुरू होगा और कौन करेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। गाज़ा का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात, गाज़ा के लोगों का फ्यूचर इस तरह से धुंधला है कि जैसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है। इसलिए शायद सवाल यह नहीं है कि गाज़ा हेडलाइन से गायब क्यों हो गया, गाज़ा चर्चा से गायब क्यों हो गया। सवाल यह है कि क्या हम गाज़ा को हेडलाइन के बाहर भी देख रहे हैं। मतलब जब गाज़ा के बारे में चर्चा नहीं हो रही है मीडिया के अंदर, तब क्या गाज़ा हमारी चर्चाओं में है। क्योंकि गाज़ा का असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि युद्ध, जंग, कत्लेआम कब ख़त्म होगा। गाज़ा का असली सवाल यह है कि युद्ध के बाद गाज़ा कैसा होगा, कौन उसे चलाएगा, कौन उसकी सुरक्षा करेगा, कौन उसका रिकन्स्ट्रक्शन करेगा और क्या गाज़ा के लोगों को अपने भविष्य का, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का वास्तविक और रियल अधिकार मिलेगा। और सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान के इस नए डिफेंस कोऑपरेशन की असली परीक्षा भी इसी मुद्दे पर होने वाली है। क्योंकि अलायंस बनाना आसान है, लेकिन किसी क्राइसिस के समय कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल एक्शन दिखाना, मतलब एक साथ मिलकर कोई एक एक्शन लेना, यही किसी अलायंस की असल चुनौती होती है और यही किसी अलायंस का असल क्षमता, असल ताकत और फ्यूचर डिसाइड करता है। गाज़ा को सिर्फ सीज़फायर नहीं चाहिए, सिर्फ मदद नहीं चाहिए, सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। गाज़ा को एक ऐसा पॉलिटिकल फ्यूचर चाहिए जिसमें उसके लोगों की आवाज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि गाज़ा हमारी चर्चाओं से बाहर होता जा रहा है? क्या नए मुस्लिम डिफेंस कोऑपरेशन फ़लस्तीन के लिए कोई वास्तविक भूमिका निभा सकते हैं? क्या जो तुर्की और पाकिस्तान, सऊदी अरब ने ये जो बनाया है अपना अलायंस, क्या उससे उम्मीद है कि वो गाज़ा के लिए कुछ बड़ा और बुनियादी कर सकता है? और एक सवाल कि क्या गाज़ा में स्थायी शांति, परमानेंट शांति संभव है, वो भी तब जब उसके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं शहबाज रहमानी और आप देख रहे हैं बाज़ मीडिया।